दोस्तों, हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी है। जरा सोचिए कि सिर्फ 29% हिस्से पर हमारे सभी कॉन्टिनेंट्स हैं और लोग बसते हैं, और पानी में डूबा हुआ ये इलाका इतना विशाल है जिसकी कल्पना भी हमारी समझ से परे है। तभी तो कभी बर्मुडा ट्रायंगल जैसी थ्योरी सामने आती है, तो कभी MH370 जैसे खोए हुए विमान को खोजने में हमें सालों लग जाते हैं। ऐसी ही कहानी टाइटैनिक की भी है। इसके डूबने के 73 सालों तक ये भी पता नहीं चल पाया था कि समुद्र की गहराइयों में टाइटैनिक का जहाज आखिर कहां डूबा, और आज इसके मिलने के 35 साल बाद भी इसे समुद्र से नहीं निकाला जा सका। ये हादसा क्यों, कब और कैसे हुआ, हम उसकी बात आज नहीं करने वाले, लेकिन उस हादसे के बाद उठे कुछ सवाल आज हम जरूर उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनमें से कुछ का जवाब इस वीडियो के अंत तक हम दे पाए। किसी समय अनसिंकेबल कहे जाने वाले रॉयल मेल स्टीमर टाइटैनिक के साथ जो हादसा हुआ था, उसके बारे में हम सभी जानते हैं। इस पर बेस्ड हॉलीवुड फिल्म को पूरी दुनिया में सराहा गया, और अगर आपने अभी तक ये ऑस्कर विनर फिल्म नहीं देखी तो जरूर देखें। खैर, 1911 में टाइटैनिक के समुद्र में डूबने के बाद इसे ढूंढने की कई कोशिशें हुई, लेकिन ये मिशंस एक के बाद एक फेल होते गए। इसी तरह 73 साल बीत गए, और फिर सन 1985 में मशहूर ओशनोग्राफर, आर्कियोलॉजिस्ट और अमेरिकन नेवी ऑफिसर रॉबर्ट बैलर्ड ने आखिरकार टाइटैनिक को खोज निकाला। टाइटैनिक का ये मलबा न्यू फाउंडलैंड के तट से 600 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में मिला था। टाइटैनिक की इस खोज ने इतिहास के गर्भ से निकालकर कई नए सवाल दुनिया के सामने खड़े कर दिए। दो हिस्सों में टूटा हुआ ये जहाज समुद्र में 12,500 फीट या फिर लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में मिला था। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि जब ये जहाज डूबा था तब ये इंटैक्ट था, मतलब साबुत था। तो फिर समुद्र में ये जहाज दो हिस्सों में कैसे टूट गया? टाइटैनिक द न्यू एविडेंस डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक तो टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने की वजह से नहीं, बल्कि शिप में लगी आग की वजह से डूबा था। दोस्तों, जब टाइटैनिक मिला तब इसके मलबे से जहाज पर मौजूद मेटल, चीनी मिट्टी के बर्तन, जवाहरात और रेयर वाइन जैसी चीजें तो निकाल ली गई, लेकिन टाइटैनिक शिप को नहीं निकाला गया। उसके मलबे को आज भी पूरी तरह से रिकवर नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों, टाइटैनिक के रहस्यों की गुत्थी भी खुल जाती अगर टाइटैनिक को पानी से निकालकर रिसर्च की जाती। अगर ऐसा हो पाता तो टाइटैनिक और उस हादसे के बारे में और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे हाथ लगती। लेकिन दोस्तों, टाइटैनिक को निकाला नहीं गया, और इस सदी की सबसे रहस्यमयी दुर्घटना का रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है। आखिर क्यों तमाम कोशिशों और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बाद भी टाइटैनिक को अब तक पानी से बाहर नहीं निकाला जा सका? क्या टाइटैनिक को जानबूझकर नहीं निकाला जा रहा, और क्यों आज भी वो समुद्र की अंधेरी गहराइयों में दफन है? दोस्तों, जब हमने इसके बारे में रिसर्च की तो पाया कि ऐसा नहीं है कि टाइटैनिक को निकालने की कोशिशें नहीं हुई। 1985 में जब टाइटैनिक को खोजा गया था तब इसकी हालत एक जहाज जैसी नहीं थी। समुद्र में दफन टाइटैनिक की इस पुरानी तस्वीर को देखिए। जहाज के नाम पर ये जर्जर ढांचे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। दुर्घटना के चश्मदीदों के मुताबिक ये जहाज समुद्र तल पर एक जोरदार फोर्स से टकराया था, जिसकी दमक वहां बचे लोगों ने महसूस भी की थी। इसीलिए सीधे किसी केबल के जरिए या फिर ट्रेडिशनल तरीके अपनाकर इसे बाहर निकालना संभव नहीं था। ये चाय में ज्यादा टाइम तक डूबे हुए बिस्किट को उठाने जैसा था। ऐसे में सबसे पहला सुझाव ये आया कि सबमरीन और मैग्नेट्स की मदद से टाइटैनिक को बाहर निकाला जाए। मगर इस प्रोजेक्ट के सामने कुछ हर्डल्स भी थे, जिनमें से सबसे पहला था टाइटैनिक का वजन। टाइटैनिक का वजन 1,43,000 टन था, और ऊपर से वाटर प्रेशर जो इसके वजन को कई गुना बढ़ा देता। टाइटैनिक 3,750 मीटर की गहराई में मौजूद है। पानी के इतना नीचे वाटर प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है। इतनी गहराई में सिर्फ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हिस्से को निकालने में भी करीब 392 किलोमीटर का फोर्स चाहिए। तब ना तो इतने पावरफुल मैग्नेट्स थे और ना ही इतना वजन सहने वाली सबमरीन्स। 21वीं सदी की शुरुआत तक भी साइंटिस्ट के पास टाइटैनिक को बाहर निकालने का कोई ठोस प्लान नहीं था, मगर वो इसके लिए कुछ अनयूजुअल तरीके सोचने में भी लगे हुए थे। ये तक सुझाव आए कि पिंग पोंग बॉल्स की मदद से टाइटैनिक को बाहर निकाला जाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम लाइट वेट पिंग पोंग बॉल्स की ही बात कर रहे हैं। कहा गया कि अगर टाइटैनिक को पिंग पोंग बॉल से भर दिया जाए तो शिप को पुश करने में आसानी होगी। मगर सुझाव देने वाले लोगों ने ये नहीं सोचा कि शिपरेक तक पहुंचने में ही ये बॉल्स प्रेशर की वजह से फट जाएंगी। वहीं बैलून्स की मदद से भी टाइटैनिक को बाहर निकालने का एक वियर्ड आइडिया सामने आया। प्लान ये था कि हीलियम से भरे बैलून्स को टाइटैनिक के साथ बांध दिया जाए, और फिर वो शिप को अपने आप ऊपर खींच लाएंगे। यानी कि वो बैलून्स को हॉट एयर बैलून की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन हवा में बात करना बहुत आसान है, ठीक वैसा ही जैसे उल्टे पुल्टे सुझाव देना। लेकिन जब बात होती है रियलिटी की,
तो हमें बहुत से सवालों का सामना करना पड़ता है। उन बैलून्स को अंडर वाटर पंप कैसे किया जाएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। बात फिर वहीं आकर अटक गई कि सवाल तो बहुत से हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। इन्हीं तिकड़मों में एक आइडिया ये भी आया कि बर्फ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है। यही कारण है कि कॉकटेल्स और ड्रिंक्स में बर्फ पानी की सतह से ऊपर फ्लोट करती है। ऐसे में एक हौलाज कॉन्ट्रैक्टर आर्थर मिकी ने टाइटैनिक को एक आइसबर्ग में कन्वर्ट करने का सुझाव दिया। ये कहा गया कि मलबे के चारों ओर मौजूद पानी को फ्रीज कर दिया जाए, जिस वजह से ये पानी के मुकाबले हल्का हो जाएगा और सतह पर तैरने लगेगा, जिसके बाद इसे किनारे पर ले जाने में आसानी होगी। कुछ ऐसा ही आइडिया अमेरिकन इंजीनियर जॉन पियर्स ने भी दिया था। इसके लिए उन्होंने लिक्विड नाइट्रोजन को इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। आइडिया तो अच्छा था, लेकिन ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल गैस कंपनी बीओसी ग्रुप के एस्टिमेट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन आधा मिलियन टन लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती। सवाल तो ये भी है कि इतनी गहराई में लिक्विड नाइट्रोजन लेकर जाए कैसे। इधर उधर के सभी बिना सिर पैर वाले आइडियाज के बाद एक लेजेंडरी सोवियत शिप बिल्डर मिकेल रुनित्ज़की ने टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए एक विकल्प बताया। मिकेल बहुत ही बेहतरीन सबमरीन डिजाइन करने के लिए जाने जाते थे। उनकी कई सबमरीन्स वर्ल्ड वॉर्स में हिस्सा भी ले चुकी थी। टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए मिकेल ने अपना प्रोजेक्ट पूरी कैलकुलेशंस के साथ प्लान किया था। उनका कहना था कि टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले तो उसकी गंदगी को साफ करना होगा। सालों तक समुद्र में जमे होने के कारण उसमें काफी सिल्ट जमी है, जिसे साफ करना बेहद जरूरी है। इसके लिए पावरफुल ऑटोमेटिक हाइड्रो इंस्टॉलेशंस की जरूरत होगी, जो रेक पर मौजूद सिल्ट को वॉश करेंगे। शिप की सफाई के बाद हैवी ड्यूटी केबल्स की मदद से टाइटैनिक को खाली पॉन्टून बोट से अटैच कर दिया जाएगा और ये सारा काम मशीनें ही करेंगी। इसके बाद अगला स्टेप होगा कि ऐसी सबमरीन की व्यवस्था करना जिसके टैंक्स में गैसें भरी जा सके और वो सेफ भी रहे। यही नहीं, इस तरह के ऑपरेशंस के लिए भारी मात्रा में बिजली की भी जरूरत पड़ेगी। मिकेल के मुताबिक लगभग 20 मिलियन किलोवाट आज बिजली की जरूरत इस प्रोजेक्ट में पड़ेगी। इस स्केल के प्रोजेक्ट के लिए एक फुल फ्लेश्ड पावर प्लांट की जरूरत होगी और उनके मुताबिक ऐसा पावर प्लांट पानी के सरफेस पर बनाया तो जा सकता है, लेकिन फ्यूचर के हिसाब से उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। हालांकि फ्लोटिंग पावर प्लांट अपने आप में एक अनबिलीवेबल आइडिया होता, मगर इतनी गहराई तक जाने वाली केबल्स प्रेशर की वजह से टूट भी सकती थी, क्योंकि ये सब पानी के 4 किलोमीटर नीचे होना था। इसीलिए इंजीनियर्स का सुझाव था कि सबमरीन में ही न्यूक्लियर पावर प्लांट इंस्टॉल किया जाए। इस पर तर्क वितर्क तो बहुत हुआ, लेकिन कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया और फिर इस प्रोजेक्ट को तब तक के लिए होल्ड करने के लिए कहा गया जब तक इसे पूरा करने के लिए एडवांस इक्विपमेंट्स और प्रॉपर बजट नहीं जुट जाता। कई सालों तक टाइटैनिक को रिकवर करने के लिए बहुत से प्रस्ताव रखे गए, लेकिन कोई बजट की कमी के कारण तो कभी टेक्निकल चैलेंजेस की वजह से कोई भी प्लान सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। दोस्तों, कोई भी कंपनी किसी इतने बड़े प्रोजेक्ट में हाथ तभी डालती है जब उसे कुछ फायदा हो। टाइटैनिक को बाहर कैसे निकाला जाए, इससे पहले कोई भी ये सवाल उठाएगा कि आखिर क्यों निकाला जाए। जो भी कीमती सामान इस शिप पर था वो निकाल लिया गया है। अच्छा, आप फर्ज कीजिए कि किसी ने अरबों रुपए खर्च कर इसे पानी से बाहर निकाल भी लिया, तो क्या वो अपने लगाए हुए पैसों को कभी रिकवर कर पाएगा? टाइटैनिक को निकाल कर अगर इसका एक म्यूजियम भी बना दिया जाए तो भी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में कई 100 साल लगेंगे। हालांकि इस शिप के साथ कई इमोशंस भी जुड़े हैं, लेकिन ऐसे में कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेगा। दोस्तों, टाइटैनिक को डूबे हुए 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और समुद्र में मौजूद बैक्टीरिया इस शिप को धीरे धीरे खा रहा है। ये भी एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि ये हंग्री बैक्टीरिया साल 2030 तक इस शिप को पूरा गायब कर देंगे। यही नहीं, कई समुद्री जीवों ने इसमें अपना बसेरा बना लिया है। यूनेस्को ने भी साल 2001 में इस शिपरेक को अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज की एक प्रोटेक्टेड साइट डिक्लेयर कर दिया। अगर वर्तमान की बात करें तो टाइटैनिक के हालात भी कुछ ऐसे बन चुके हैं कि उसे बाहर निकालने में जितना खर्च आएगा उतने में तो शायद एक नया जहाज खरीदा जा सकता है। इसीलिए दोस्तों, सीधे तौर पर कहूँ तो इन सभी बातों का कंक्लूजन यही है कि टाइटैनिक अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका और शायद कभी निकाला भी ना जाए, क्योंकि पॉइंट नंबर 1, टाइटैनिक इतनी बुरी स्थिति में है कि उसे जरा भी छेड़ा गया तो वो धूल की तरह बिखर जाएगा। पॉइंट नंबर 2, जहाज का मलबा समुद्र में कुछ ज्यादा ही गहराई में है, जहां तक पहुंचना और काम करना बेहद मुश्किल है। और पॉइंट नंबर 3, हम इसे बाहर निकालकर करेंगे क्या? इसीलिए ये कहा जा सकता है कि टाइटैनिक को शायद कभी भी रिकवर नहीं किया जाएगा। इसके मलबे की खोज होने के बाद 30 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। ऐसे में वैज्ञानिकों को नहीं लगता कि टाइटैनिक के अवशेषों के पास अब बहुत ज्यादा समय बचा है। मगर ये भी सच है कि भले ही ये शिप पानी के अंदर से गायब हो जाए, भले ही इसका नामो निशान भी ना बचे, लेकिन फिर भी टाइटैनिक की कहानी और रहस्य
आने वाली कई पीढ़ियों का ध्यान अपनी ओर खींचेंगे। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का, जब हम आपको लेकर जाएंगे एक और मिस्टीरियस सफर पर। अब हमें इजाजत दीजिए।